Hello students in this lecture we will discuss about the important news और उससे related जो information है जो facts हैं उनको हम यहाँ पे discuss करेंगे। Students जो discussion है उसे start करते हैं। Our first news is about the Himalayan states। Recently Supreme Court के अंदर एक petition है वो फाइल हुई थी regarding हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनकी वल्नरेबिलिटी के रिगार्डिंग में। तो उसी के अंदर हमारे जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल हैं ऐश्वर्य भाटी उनके द्वारा जवाब दिया गया है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उनके द्वारा एक ऐसा पैनल है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। उस पैनल के द्वारा हमारे जो 13 हिली स्टेट्स हैं जहाँ पे इस तरीके की जो वल्नरेबिलिटी है वो देखी गई है, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वहाँ पे डिजास्टर हो, या हिमालयन जो हमारा माउंटेन्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्योंकि काफ़ी सारा जो इश्यूज़ हैं वो देखने के लिए मिले थे लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर में। तो यहाँ पे जो हर एक स्टेशन है, हर एक हिल स्टेशन है, सिटी है, उन सभी को असेस किया जाएगा इस पैनल के द्वारा। जो अपडेटेड डाटा है वो बताया जाएगा कि उनकी कैपेसिटी कैसी है, उनको वो किस तरीके से वल्नरेबल हैं, उन किस तरीके से मैनेज करना है, चाहे वो इन हिल स्टेशंस के बारे में हो या इको सेंसिटिव जो जोन है इस रीजन के अंदर, उन सभी को यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा इस पैनल के द्वारा। स्टूडेंट्स जुलाई एंड अगस्त मंथ के अंदर, जो जुलाई और अगस्त का जो महीना था, वो जुलाई और अगस्त मंथ के अंदर में हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनके अंदर काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली। जैसे कि आप देखिए कि इस फोटो के अंदर जो कुल्लू के अंदर लैंडस्लाइड हुआ था उसको दिखाया गया है। इसके अलावा आप देखें कि 2022 के समय जो हमारा मणिपुर नाम का स्टेट है जो अभी प्रेजेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, तो मणिपुर के अंदर भी जो हमारे यहाँ पे लैंडस्लाइड है वो हुआ था। वहाँ पे टिपुल नाम का जो रेलवे स्टेशन है उसी के पास में काफ़ी मेजर एक लैंडस्लाइड का जो इवेंट है वहाँ पे हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टी है उसका वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ था। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। अब हमारे हिमालयन स्टेट्स का वल्नरेबिलिटी के बिहाइंड का रीजन क्या है स्टूडेंट्स? इस रीजन के अंदर आपको अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड है वो कंटिन्यूस देखने के लिए मिलता है। उसके बिहाइंड में रीजन ये है कि जो इंडियन प्लेट है, जो इंडियन प्लेट है हमारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, इंडियन प्लेट स्टिल एक्टिव है। इंडियन प्लेट जो है स्टिल एक्टिव है, और स्टिल एक्टिव होने की वजह से ये कंटिन्यूस जो यूरेशियन प्लेट है उसको यहाँ पे पुश कर रही है। और एक्टिव होने की वजह से ही आप देखिए कि हमारे जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट भी के अंदर भी चेंज आता है, उसकी हाइट भी चेंज होती है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है इसी हिमालयन इकोसिस्टम के अंदर नेपाल के अंदर वो सिचुएटेड है। जो माउंट एवरेस्ट है उसको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है स्टूडेंट्स। कभी कभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेपाल के अंदर उस जो माउंट एवरेस्ट है उसको सागर माथा के रूप से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ये इंडियन प्लेट है कंटिन्यूस एक्टिव होने की वजह से और अभी भी कंटिन्यूस पुश करने की वजह से यूरेशियन प्लेट को यहाँ पे जो अर्थक्वेक लैंडस्लाइड ये कंटिन्यूस आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा हमारा जो मणिपुर स्टेट है उसके अंदर 2022 के अंदर हुआ। हमारा जो उत्तराखंड स्टेट है, जो हमारा उत्तराखंड स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट के अंदर आपको काफ़ी सारे जो डिजास्टर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो क्लाउड ब्रेस्ट की सिचुएशन हो, चाहे वो लैंडस्लाइड की हो। 2013 के समय, 2013 में जब वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई एक्सेसिव रेन की वजह से, तो वहाँ पे एक पैनल है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। पैनल का नाम है रवि चोपड़ा। पैनल का नाम है रवि चोपड़ा। उसके बाद में आप देखें कि हमारे वहाँ पे ग्लेशियर का ब्रेकडाउन होने की वजह से भी काफ़ी सारी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉब्लम हुई थी। लास्ट ईयर जो लैंड का सब्सिडेंस होने की वजह से जोशीमठ के अंदर ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। तो ये सब इश्यूज को डील करने के लिए नया पैनल है उसे बनाया गया है। नए पैनल का मेनली वर्क यही होगा कि वहाँ पे जो कैपेसिटी है हर एक टाउन की उसको असेस किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू पैनल that is concentrated about the 3 हिली स्टेट्स। उनकी जो पोजीशन है उसको चेक करने के लिए जो बनाया गया है। स्टूडेंट्स कल हमने बाईपोल के बारे में डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे 2 समय हैं जहां पे बाईपोल है उसे कंडक्ट नहीं किया जा सकता किसी सीट के ऊपर। एक तो लेस देन 1 ईयर का समय बचा हो, और दूसरा इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइड करे कि वहां पे इलेक्शंस को कंडक्ट कराने का जो फीजिएबल माहौल है वो नहीं है।
नेक्स्ट अब अगर हम बात करें, हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीट है घोसी, वहाँ पे बाईपोल चल रहा है। तो एक अपोजिशन पार्टी के द्वारा कहा गया कि आप नोटा का यूज़ करना, अपने जो सपोर्टर्स हैं, अपने जो यूथ हैं, अपने जो उनके जो वोटर्स हैं, उनको ये कहा गया कि आप नोटा का यूज़ कीजिए। तो हम नोटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है नन ऑफ द अबाउ का जो ये कॉन्सेप्ट है, और हमारे यहाँ पे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर ये कब आया। तो स्टूडेंट्स, नोटा के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल नेम है नन ऑफ द अबाउ। कि ये बेसिकली आपको जो ईवीएम है उसका सबसे लास्ट ऑप्शन के अंदर देखने के लिए मिलता है, सबसे लास्ट ऑप्शन के अंदर। और इसका सिंबल इस तरीके से बनाया गया है, इसका सिंबल मीन्स एक लिस्ट होगी कि लिस्ट के अंदर जितने भी जो पर्सन्स है उसको क्रॉस साइन लगाया गया है कि हम सभी को रिजेक्ट करते हैं, कोई भी हमें पसंद नहीं है। नन ऑफ द अबाउट 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन फाइल हुई थी, एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पीयूसीएल, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी के रिगार्डिंग में। पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर में ये जजमेंट आया। उसके बाद में जो असेंबली इलेक्शन हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली एंड जो छत्तीसगढ़ हैं, उन सब स्टेट्स के अंदर इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। काफ़ी बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट टाइम कब यूज़ किया गया। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम इनको यूज़ किया गया था, बाद में इनको राज्यसभा के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया गया। राज्यसभा का जो इलेक्शन है उसके अंदर भी नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया। और 2018 के समय नोटा को राज्यसभा से निकाल दिया गया कि राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर जो नोटा है उसका यूज़ नहीं होगा। अब इसके बिहाइंड का जो रीज़न है वो ये है कि आप देखिए कि नन ऑफ द अबाउ जो ये कॉन्सेप्ट है, कि हमारे जो ऊपर के जितने भी लोग हैं इस लिस्ट के अंदर वो हमको पसंद नहीं है। नोटा का जो ऑप्शन क्यों लाया गया, हमारी इलेक्टोरल जो डेमोक्रेसी है या इलेक्टोरल राइट्स हैं उनको मेच्योर करने के रिगार्डिंग में। नया जो यूथ है जिसको अगर यहाँ पे पसंद नहीं है कोई भी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो इसको रिजेक्ट करते हुए वोटर्स का पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में भी इस प्रोविज़न को लाया गया था। हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट के अंदर यही है मेन मोटिव कि वोटर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारी जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसको मेच्योर करने के रिगार्डिंग में ये जो केस लाया गया था नोटा। आप देखें कि अभी रिसेंटली कुछ स्टेट्स के अंदर इस तरीके की डिमांड आपको देखने के लिए मिलती है। अगर पंचायती राज इलेक्शन के अंदर, पंचायती राज इलेक्शन है, वहाँ पे नोटा अगर वहाँ पे इमर्ज होगा तो उस नोटा का इमर्ज होने के समय वहाँ पे दोबारा से जो रीपोल है वो करवाया जाएगा। तो ये काफ़ी बार कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर कभी कभी आपने रेड किया होगा। काफ़ी बार हरियाणा के अंदर ये इश्यू आया था 2019-20 के समय कि हम नोटा अगर वहाँ पे इमर्ज होगा तो हम वहाँ पे फिर से जो वोटिंग है वो करवाई जाएगी। नेक्स्ट इज अबाउट द आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेट किया गया सुप्रीम कोर्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी के केस के रिगार्डिंग में है। यहाँ पे एक पेटिशनर हैं जिनके द्वारा हमारा जो एनिमी कंट्री है पाकिस्तान, उसका जो स्लोगन्स है वो रेज किए थे जम्मू एंड कश्मीर की जो असम्बली है उसके अंदर में। तो उन्हीं ने जो यहाँ पे 370 के रिगार्डिंग में जो पेटिशन है वो फाइल की है। तो उनके जो वकील हैं, उनके जो एडवोकेट हैं, उनको हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया क्या वो पर्सन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है वो रखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है सीजीआई के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन लोगों के लिए भी वर्क करता है, उन लोगों की भी जो राइट्स हैं उनको सिक्योर करता है, इंश्योर करता है कि जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विश्वास नहीं रखते उन लोगों की जो राइट्स है उनको भी ये इंश्योर करता है। तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक ब्यूटी है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखें कि 2008 के समय जब मुंबई के अंदर अटैक हुए थे, जब 2008 के अंदर मुंबई के अंदर अटैक हुए और एक जो टेररिस्ट है जिनको पकड़ लिया गया था कसाब, तो कसाब को भी जो जुडिशरी के अंदर जो उनको राइट है, उनको वकील होना चाहिए, उनका जो एक ट्रायल है वो कम्प्लीटली फेयर वे में जो कंडक्ट कराया गया। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक ब्यूटी है कि जो पर्सन हमारा एनिमी है, अगेंस्ट द कंट्री जाके भी वर्क कर रहा है, उसको भी जो राइट्स हैं वो यहाँ पे सिक्योर किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे 370 के केस के रिगार्डिंग में ही है, सीजीआई ने यहाँ पे कहा कि आप जो बेसिकली आर्टिकल 370 था वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके अबाउ नहीं है, उसकी जो पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है उसके अबाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पेटिशनर हैं उनके द्वारा बताया गया कि 370 को जब रिमूव किया गया
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी जम्मू एंड कश्मीर की 1957 के समय, ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया था। और वहाँ पे बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में रिप्लेस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और 370 अबाव नहीं है, जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है उसके अबाव नहीं है। ये सीजीआई के द्वारा रेस्पॉन्स यहाँ पे किया गया, क्योंकि 370 का यहाँ पे एक क्लोज था, क्लोज 3, उसका बेसिक प्रोविजन ये था कि 370 को रिमूव करने के समय वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसी को वहाँ पे फॉर्म किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, नेक्स्ट न्यूज़ G20 समिट के बारे में है। इंडिया के अंदर ये समिट ऑर्गेनाइज होगी। इस समिट के अंदर जो चाइना के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो विजिट नहीं करेंगे। चाइनीज जो एम्बेसी है उनके द्वारा ये रिस्पॉन्स दिया गया कि चाइनीज जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे विजिट नहीं करेंगे इस G20 की समिट के दौरान। स्टूडेंट्स, रसिया से जो पुतिन है वो भी नहीं आ रहे हैं, रसिया के जो लीडर हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, और चाइना के भी नहीं आएंगे। अब रशियन जो लीडर हैं उनके ना आने के बिहाइंड के कुछ रीजन है। उनका यूक्रेन क्राइसिस का एक रीजन है, यूक्रेन का जो क्राइसिस का रीजन है। सेकंड अगर हम बात करें कि जो अफ्रीका के अंदर रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, तो वहाँ पे भी वो नहीं गए थे। अफ्रीका के अंदर जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई उसके अंदर भी जो रसिया के जो लीडर हैं वो वहाँ पे नहीं विजिट किए। उसके बिहाइंड का रीजन ये है स्टूडेंट्स कि रसिया बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वहाँ पे मेंबर है, और मेंबर होने की वजह से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा पुतिन को अरेस्ट करने का जो वारंट है वो निकाला गया था कि पुतिन को अरेस्ट किया जाए वहाँ पे जब भी वो साउथ अफ्रीका के अंदर आए। तो इस वजह से पुतिन वहाँ पे विजिट नहीं किए थे ब्रिक्स की समिट के अंदर। ब्रिक्स जो 5 कंट्रीज का एक ग्रुप है, डेवलपिंग जो 5 कंट्री हैं। अभी G20 की मीटिंग के अंदर चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर नहीं विजिट करेंगे। उसके बिहाइंड के रीजन हो सकता है कि जो नया मैप है वो हो सकता है जिसके अंदर टेरिटोरियल जो सॉवरेनिटी है, हाँ, खुद के जो पड़ोसी कंट्री हैं उनकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को नहीं माना, चाहे वो साउथ चाइना सी का रीजन हो, 9 डैश का रीजन हो, चाहे इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन हो। और नेपाल ने भी उसको ऑब्जेक्ट किया है। उनका जो क्लेम था इंडिया के अंदर में, जो काला पानी है, लिम्पियादूरा है, लीपू लेक है, उन तीनों ही क्लेम्स को इंडिया का पार्ट मान लिया गया चाइना के द्वारा। तो हो सकता है कि इस रीजन की वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट यहाँ पे ना विजिट करते हों। G20 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक फोरम है, ग्रुप नहीं है, परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। आपको ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने बार बार डिस्कस की है, पर आपको पता होनी चाहिए कि फोरम है, ग्रुप नहीं है। परमानेंट जो सेक्रेटरीट है, परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता है। जिस भी कंट्री के अंदर मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी वहाँ पे सेक्रेटरीट है। एक ट्रायोका बनता है, G20 का ट्रायोका बनेगा। पिछली मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बाली के अंदर में। ये मीटिंग कहाँ होगी? न्यू दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर ये मीटिंग होगी। और नेक्स्ट मीटिंग होगी ब्राज़ील के अंदर। तो साउथ के जो कंट्रीज हैं, जो साउथ के जो कंट्रीज हैं उनका ये ग्रुप बना है, उनका एक ट्रायोका बना है। तो हो सकता है कि इस फोरम के थ्रू इंडिया के द्वारा जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनकी वॉइस को रेज किया जाए, उनकी वॉइस को यहाँ पे उठाया जाए इस G20 फोरम के थ्रू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द मराठा रिजर्वेशन के बारे में है। इसका हमने रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में कल भी जो न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज़ थी आर्टिकल 371D के बारे में, कल के जो न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज़ थी आर्टिकल 371D। अब ये क्या है 371D? 371D बेसिकली आंध्र प्रदेश के अंदर में, आंध्र प्रदेश का जो हमारा स्टेट है उसके अंदर में लोकल रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। जो रेजिडेंशियल पर्सन है, लोकल जो कोटा है वो देता है हमारा आर्टिकल 371D। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिजर्वेशन है वो कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। राइट टू इक्वलिटी के अंडर में, राइट टू इक्वलिटी के अंडर में आर्टिकल 16 की इक्वलिटी है सभी लोगों को। गवर्नमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक अपॉर्चुनिटी है, उन सभी में सभी लोगों को यहाँ पे इक्वलिटी है। अब आर्टिकल 16 के यहाँ पे 3 एक्सेप्शन है कि 3 जगह यहाँ पे इक्वलिटी नहीं रहेगी। कि अगर लोकल के रिगार्डिंग में कोई यहाँ पे रिजर्वेशन ला दिया गया कि इतना % जो रिजर्वेशन है वो लोकल लोगों के लिए रहेगा, तो आउटसाइड, उस एरिया के आउटसाइड के जो लोग पर्सन हैं वो वहाँ पे इक्वलिटी क्लेम नहीं कर सकते। कोई सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज हैं, कोई सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे रिजर्वेशन है वो लाया गया है, तो उसके अगेंस्ट में जाके जो पर्सनस हैं
वो यहाँ पे नहीं कर सकते कि हमको इक्वलिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। और थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस। रिलीजियस डिनोमिनेशन कैसे, कि अगर यहाँ पे कोई टेम्पल के अंदर एंट्री करनी है, टेम्पल के अंदर कोई रिक्रूटमेंट है और उसके अंदर किसी अदर कम्युनिटी, अदर रिलीजन का जो पर्सन है वो क्लेम करे, क्रिश्चियन कम्युनिटी का या मुस्लिम कम्युनिटी का, कि हमको इक्वलिटी नहीं है, हमारे इक्वलिटी का वायलेशन हुआ है, तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं, इसका में नहीं कर सकते हो आप आर्टिकल 16 के अंदर इक्वलिटी का वायलेशन का जो पेटिशन है या केस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली मराठा रिजर्वेशन के बारे में है, मराठा रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में एक पैनल है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कि क्यों ना मराठवाड़ा रीजन, जो मराठवाड़ा एक बैकवर्ड रीजन है, उसके जो मराठाज हैं उनको रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जाए, और उनको यहाँ पे जो कुनबी, बेसिकली कुनबी का मीनिंग है कि उनको यहाँ पे जो फार्मर्स का जो स्टेटस है वो दे दिया जाए, फार्मर्स का जो स्टेटस है वो दे दिया जाए एक बैकवर्ड कम्युनिटी का, और उनको जो बैकवर्ड क्लास के अंदर ऐड किया जाए। इससे पहले स्टूडेंट 2017-18 के समय मराठास को रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया गया, और ये रिजर्वेशन था उनको 16%। मराठास को जो रिजर्वेशन दिया गया वो 16% दिया गया था पहले। फिर आप देखें कि बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके द्वारा कहा गया कि रिजर्वेशन तो सही है, बट जो जितना परसेंट दिया गया है 16%, ये गलत है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा 16% को गलत माना गया था कि ब्रीच कर रहा है, जो लिमिट है उसको ब्रीच कर रहा है। उसके बाद में स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो मराठा रिजर्वेशन है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया कि मराठा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। उसके बिहाइंड के रीजन ये हैं कि मराठाज, बेसिकली मराठा कम्युनिटी कोई भी यहाँ पे सोशियो एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास नहीं है। 50% का जो ब्रीच का जो रूल है वो भी यहाँ पे क्रॉस होने की वजह से इस जो मराठा रिजर्वेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैंसिल किया गया। अब आपको यहाँ पे जो रूल है 50% ब्रीच का, उसके बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा कमेंसमेंट के अंदर आता है तो हमारे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया गया। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा एक बीपी मंडल कमेटी बनती है जनता गवर्नमेंट के द्वारा। बीपी मंडल कमेटी है, ये बिहार से बिलोंग करते थे, एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी लीडरशिप के अंदर ये कमेटी बनी। और बीपी मंडल की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको 1989 के समय वीपी सिंह नाम के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे, उनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया। उस समय हमारे कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल जो वर्ड है वो भी चला था, कमंडल वर्सेज मंडल, एक पॉलिटिकल फ्रेज है जिसे यूज किया जाता है पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के द्वारा। तो मंडल वर्सेज कमंडल की जो पॉलिटिक्स है इंडिया में उसी समय से स्टार्ट हुई थी। तो बीपी मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया वीपी सिंह के द्वारा। उसके बाद में 1992 के समय इंदिरा साहनी केस आता है। इंदिरा साहनी केस है, ये आपको पता होना चाहिए। इंदिरा साहनी केस है। इंदिरा साहनी केस के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था बैकवर्ड एंड एजुकेशनल, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनको जो रिजर्वेशन दिया गया उस रिजर्वेशन को वैलिड माना। बट यहाँ पे बता दिया गया कि 50% के ऊपर आप रिजर्वेशन है वो नहीं प्रोवाइड करोगे, आपका जो 50% है उससे ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, उसको ब्रीच माना गया था। इसके अलावा यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक क्राइटेरिया लगा दिया गया, क्रीमी लेयर, अगर कोई इन सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के अंदर कोई यहाँ पे ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा उसकी इनकम है, तो उसके ऊपर क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो लगा दिया गया था। अब आप देखिए कि जब से हमारा जो यहाँ पे EWS का रिजर्वेशन आया उसके अंदर यहाँ पे जो 50% का ब्रीच है उसको भी क्रॉस किया, बट उसको वैलिड माना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो ये बेसिकली उस ब्रीच के बारे में था जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग में है। सो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक पैनल है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। पैनल का मेन मोटिव यही है कि जो हमारे मल्टी टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म के अंदर में, स्टेट है, हमारा जो सेंटर है, उसके अलावा लोकल बॉडी के ऊपर ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल के अलावा आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल है, हर एक लेवल पे जो गवर्नेंस का जो मल्टी टायर स्ट्रक्चर है उन सभी को एक करने के रिगार्डिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इस पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वन नेशन वन इलेक्शन के इस पॉसिबिलिटीज़ को एग्जामिन करने के रिगार्डिंग में, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया है कि आंध्र प्रदेश और सिक्किम के जो इलेक्शंस है वो हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के साथ में कंडक्ट किए जाते हैं। इलेक्शन साइकिल्स वहाँ पे
इलेक्शन साइकिल को भी डिस्कस किया गया है इस लेक्चर के अंदर, कि जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनकी लीडरशिप में इस कमेटी को बनाया गया है। इस कमेटी के द्वारा जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड किया जाए और कैसे जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस है उसका पर्पज के रिगार्डिंग में इसको डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स के बारे में बात की गई है कि पहली बात ऐसा कहा गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस की वजह से जो एक्सपेंडिचर है वो कम होगा। तो यहाँ पे बोला कि ऐसा कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, ऐसी कोई इस तरीके का एविडेंस नहीं है या कोई ऐसी स्टडी है वो कंडक्ट नहीं की गई कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे, जो हमारे यूनियन इलेक्शन है, जो जनरल इलेक्शन है, स्टेट के जो इलेक्शंस हैं और जो हमारे जो 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस है, अगर वो साथ कंडक्ट कराए जाएंगे तो यहाँ पे जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो, ऐसी कोई स्टडी है वो कंडक्ट नहीं की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया गया है इसी एडिटोरियल के अंदर में कि डिफरेंट टाइम पे जो टाइम की बात की गई है कि कैसे इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाएगा, कैसे जो लोकल जो हमारी रीजनल पार्टीज हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगी। तो इन सब मुद्दों के ऊपर हमने कंटिन्यूस 2-3 डेज से इन सभी जो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया है। आप इसको रीड करना, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट के रिगार्डिंग में भी बात की गई है कि किस तरीके से प्रोविजंस को अमेंड किया जाएगा और जो स्पेशली स्टेट असेंबलीज हैं उनका जो टेन्योर पीरियड है, उनके अंदर जो 356 का जब इम्पोजिशन की बात होगी तो कैसे उसको यूज किया जाएगा। जो 5 ईयर का टेन्योर दिया गया है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर कि विद इन द 5 ईयर कंटिन्यूस जो एग्जामिनेशन है, कंटिन्यूस जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जाना होता है, तो उन सभी की यहाँ पे बात की गई है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अबाउट द वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शंस की बात की गई है इस एडिटोरियल के अंदर। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाएं एंड क्लाइमेट चेंज ऐसी दो वल्नरेबल चीज़ें हैं प्रेजेंट समय में। तो यहाँ पे बात की गई है कि वुमेन लेड आपको जो क्लाइमेट एक्शंस हैं उनको एनकरेज करने की ज़रूरत है प्रेजेंट समय में, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके अंदर में। उसके बिहाइंड के रीज़न यहाँ पे माने गए हैं कि जेंडर इक्वलिटी को अगर आप प्रमोट करोगे तो इन्वायरमेंटल जो गोल्स हैं उनको आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं क्लाइमेट चेंज के, वो कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने के लिए मिलते हैं ह्यूमंस के ऊपर इमर्ज हुए हैं डे बाय डे। इसके अंदर कहा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अक्रॉस द जेंडर, अगर हम बात करें अक्रॉस द जेंडर, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बात करें तो वुमेन्स आपको हाईली वल्नरेबल देखने के लिए मिलती हैं। इन सभी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो वुमेन्स हैं वो अनपेड वर्क के अंदर इंगेज हैं, जैसे कि हाउस होल्ड है, बेसिक एम्यूनिटीज़ का जो वर्क है, खाना बनाना, वाटर कलेक्ट करना घर के लिए, तो ये जो अनपेड वर्क है इसी के अंदर ये इंगेज हैं इन बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज एंड जो लो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके अंदर। जहाँ पे इसके अंदर अफ्रीका की बात की गई है कि अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, साउथ एशिया की जो कंट्री हैं, जो साउथ एशिया की जो कंट्री हैं, वहाँ पे इस तरीके से वुमेन्स की सिचुएशन है कि वो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर या फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ना होते हुए इस तरीके के जो अनपेड वर्क्स हैं, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर के जो वर्क्स हैं उनके अंदर वो इंगेज हैं, हाउस होल्ड के काम के अंदर इंगेज हैं। तो इसकी वजह से आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो भी उन्हीं के ऊपर देखने के लिए मिलता है। कैसे? आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे वाटर का क्राइसिस हुआ। अब वाटर को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वाटर को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आपको महिलाओं की देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वो किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स के लिए जाती हैं, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स के लिए जाएंगी वाटर कलेक्ट करने के लिए। स्पेशल आप देखिए कि वेस्टर्न राजस्थान के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, वाटर को कलेक्ट करने के लिए वो किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स के लिए विजिट करेंगी। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इसकी अगर वल्नरेबिलिटी है, इसका अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो इन्हीं को फेस करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बात किया गया कि बेसिक कम्युनिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउस होल्ड वर्क के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे एग्रीकल्चर को भी डिस्कस किया गया है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो 60% जो काम करने वाले जो लोग हैं वो महिलाएं हैं, 60% जो काम करने वाले जो लोग हैं वो वुमेन्स हैं, और वुमेन्स को यहाँ पे अनपेड जो कंट्रीब्यूशन है ओवर टाइम उनके द्वारा किया जाता है। और ये देखिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन होगी, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है घर के लिए जो यहाँ पे फूड का जो बेसिकली
फूड का अरेंजमेंट करना, वाटर को कलेक्ट करना, बेसिक एम्यूनिटीज़ को प्रोवाइड करना, ये वुमेन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरकनेक्ट किया गया है क्लाइमेट की जो वल्नरेबिलिटी है, वुमेन्स की जो सिचुएशन है उसके साथ में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी डिजास्टर का अगर कोई इफेक्ट होता है तो मोर जो एक्सट्रीम आपको इफेक्ट है वो महिलाओं के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर यहाँ पे जो नेपाल के अंदर 2015 के समय जो अर्थक्वेक आया उसके बारे में डिस्कस किया गया कि यूएन का जो पॉपुलेशन फंड है उसके द्वारा बताया गया है, उसके द्वारा रिपोर्ट के अंदर पब्लिश किया गया है कि आफ्टर द 2015 अर्थक्वेक इन द नेपाल, वहाँ पे बेसिकली जो महिलाएं हैं उनको ट्रैफिकिंग के अंदर धकेल दिया गया, उनको उसके अंदर में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा वहाँ पे जो अर्थक्वेक की सिचुएशन होने की वजह से। और काफ़ी सारे जो ऐसे केस हैं जो ट्रैफिकिंग के केस हैं वो इंक्रीज हुए थे नेपाल के अंदर में। स्पेशल जो ट्रैफिकिंग के जो केस हैं वो नेपाल के अंदर इंक्रीज हुए आफ्टर दिस अर्थक्वेक। तो अब क्या करने की ज़रूरत है इन सब प्रॉब्लम्स को डील करने के रिगार्डिंग में? स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला गया है कि प्रेजेंट समय में अगर क्लाइमेट चेंज को नहीं डील किया जाएगा प्रॉपर वे में तो इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से 130 मिलियन इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से 130 मिलियन जो पर्सनस हैं वो मोर यहाँ पे पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज के जो रिस्क हैं, नेचुरल डिजास्टर हैं, फूड इन्फ्लेशन है, उसको ये फेस करेंगे। तो उसको डील करने के लिए यहाँ पे वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शंस को इनक्रीज करने की ज़रूरत है। इसके अंदर इनके द्वारा यहाँ पे सेवा को कोट किया गया है। सेवा जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेवा का मेन मोटिव यही है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो वुमेन एसोसिएशन है उसको यहाँ पे सेवा को यहाँ पे कोट किया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन कि वुमेन्स को यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे वुमेन फार्मर्स को यहाँ पे क्लाइमेट वल्नरेबल जो फार्मिंग है उसको यहाँ पे बताया जाता है सेवा के द्वारा। क्लाइमेट पैटर्न को यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए उनको समझाया जाता है कि क्लाइमेट पैटर्न इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बेटर फाइनेंशियल जो सपोर्ट है इसी सेवा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स वुमेन्स का जो पॉलिसी के अंदर भी यहाँ पे बात की गई है कि वुमेन्स का पॉलिसी के अंदर ऐड किया जाए, पॉलिसी फ्रेमिंग के अंदर उनको ऐड किया जाए, जिसका यहाँ पे एग्जांपल दिया कि साउथ एशिया के अंदर जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उस जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू जेंडर इक्वलिटी और क्लाइमेट चेंज को अचीव करने के रिगार्डिंग में जो हमारे एसडीजी हैं, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको हम अचीव कर सकते हैं। और वुमेन्स को इस तरीके से आप अगर एनकरेज करोगे तो क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं उनको भी बेटर वे में यहाँ पे डील किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द पुअर कंडीशंस हैं जो रिलीफ कैंप है मणिपुर के अंदर, उसको यहाँ पे बताया गया है कि मणिपुर के अंदर जो कैंप्स की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे विजिट हुआ है डॉक्टर्स का, ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इंडियन डॉक्टर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ITPD, इंडियन डॉक्टर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये और जो नॉन प्रॉफिट है ग्रुप है जिसके द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया। जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है मणिपुर के इन रिलीफ कैंप्स के अंदर। दोनों ही कम्युनिटी के जो रिलीफ कैंप हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ऐसा ही 2016 के अंदर एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है कि वो विदाउट बॉर्डर कोई भी कंट्री है अफेक्टेड, जो कंट्री है वायलेंस है, वॉर की सिचुएशन है, उसके अंदर जाके वो काम करते हैं। 2016 का जो CSP था, जो प्रीलिम्स का पेपर था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के बारे में। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही इंडिया के अंदर इंडियन डॉक्टर्स का जो पीस एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में ये ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया। नेक्स्ट यहाँ पे एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के जो कुछ रिपोर्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में मणिपुर के अंदर केस है वो फाइल हुआ है, जिसको यहाँ पे बताया गया है कि इन जो प्रेस के जो जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा एनिमिटी को वहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश की गई उनकी रिपोर्ट्स के थ्रू। तो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली इसको कंडेम भी किया गया है कि कैसे रिपोर्टर्स के ऊपर जो केस है वो लगाए गए हैं।
तो ये मणिपुर के रिगार्डिंग में कुछ न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यूक्रेन के अंदर एक पोर्ट है, पोर्ट का नाम है ओडेशा। पोर्ट का नाम है ओडेशा पोर्ट। ओडेशा पोर्ट यूक्रेन का है, ब्लैक सी के अंदर वो सिचुएटेड है। ये ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी के अंदर सिचुएटेड है। और ये सी पोर्ट के थ्रू जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ्रीका के जो कंट्री हैं, जिम्बाब्वे है, माली है, एटिका है, सोमालिया है, इन अफ्रीकन कंट्रीज़ को यहाँ पे जो ग्रेन है उसकी सप्लाई की जाती है इस ओडिशा पोर्ट के ऊपर में। इसी ओडिशा पोर्ट के ऊपर रसिया के द्वारा अटैक किया गया, रसिया के द्वारा फिर से अटैक किया गया और ओडिशा पोर्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। कि जो ब्लैक सी का ग्रेन इनिशिएटिव है कि ब्लैक सी के थ्रू ग्रेन सेवन का सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि यूएन एंड टर्की के द्वारा एक यहाँ पे जो डील है वो नेगोशिएट की गई थी रसिया के द्वारा कि आप ग्रेन से उसका सप्लाई करने दीजिए यूक्रेन के थ्रू अफ्रीकन कंट्रीज़ को। बट रसिया के द्वारा क्वेश्चन है वो रेज किया गया कि आप यूक्रेन के थ्रू ग्रेन सप्लाई कर रहे हो, बट मेरे ऊपर यहाँ पे जो सैंक्शंस है वो इम्पोज किए गए, मेरा जो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए आप लोगों के द्वारा। और आप देखें कि यूक्रेन का जो मैक्सिमम ग्रेन है 70% ग्रेन तो चाइना को जा रहा है। यहाँ पे इस चीज़ को ही डिस्कस करने के रिगार्डिंग में जो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, टर्की ने स्टूडेंट 2022 के समय नेम भी चेंज किया था, तुर्कई इसका नाम है। तो जो एर्डोगन है वो यहाँ पे विजिट किए गए हैं और अभी तक कोई डील नहीं हो पाई है। उसी के रिगार्डिंग में है कि दोबारा से जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है उसको यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट किया जा सके और इन ग्रेन्स का सप्लाई है वो बेटर वे में किया जा सके, उसी के रिगार्डिंग में ये डील है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो सदर्न पैसिफिक का जो कंट्री है वानुआतू नाम है इस आइलैंड कंट्री का, वानुआतू। वानुआतू के अंदर कुछ वोटिंग के रिगार्डिंग का कुछ इश्यू है, कुछ वोटिंग के रिगार्डिंग का कुछ इश्यू है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये ऑस्ट्रेलिया है, सपोज कीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा पपुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा पपुआ न्यू गिनी। और इस एरिया के अंदर जो यहाँ पे सी यहाँ पे सिचुएटेड है उस सी को बोलते हैं अराफुरा। इस सी को बोलते हैं अराफुरा सी। स्टूडेंट्स अराफुरा सी के यहाँ पे जो सी सिचुएटेड है वो है जो ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे, इसको बोलते हैं कोरल सी। कोरल सी के इधर आपको सोलेमान आइलैंड है वो देखने के लिए मिलेगा। सोलेमान आइलैंड जो बेसिकली यूएस का एम्बेसी एंड चाइना की वजह से न्यूज़ के अंदर था। और इसी सोलेमान आइलैंड के पास सिचुएटेड है स्टूडेंट्स ये बेसिकली जो वानुआतू नाम का जो आइलैंड है, जिसके अंदर चाइना और यूएस का यहाँ पे दोबारा से एक जो पॉलिटिकल अपना जो पर्सन है उसको अपॉइंट किया जा सके, इनका प्रेसिडेंट। तो ये इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन के आपको वेस्टर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ईस्टर्न पार्ट के अंदर यूएस है और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, यहीं पे फिजी सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, फिजी भी यहीं पे सिचुएटेड है। इसके अलावा आप देखें कि इनके जो सदर्न पार्ट के अंदर आपको न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड देखने के लिए मिलेगा, दो इसके आइलैंड हैं। और यहाँ पे जो सी है वो है अगर हम बात करें तस्मान सी, यहाँ पे जो सी है वो तस्मान सी है। तो ये आपको इन सभी के बारे में रीड कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है लोकेशन के पर्सपेक्टिव से। सोलेमान आइलैंड तो 2023 के इनिशियल फेज में भी न्यूज़ के अंदर में था। नेक्स्ट यूक्रेन के वहाँ पे ईरान के बारे में है कि जो यूएन की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके द्वारा बोला गया है कि यहाँ पे ईरान के द्वारा जो नेगोशिएशन है या जो कोऑपरेशन है वो नहीं किया गया। उनके द्वारा जिस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम से वो चलाए गए हैं, तो वेना ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सिचुएटेड है। 1957 के समय इस्टेब्लिश हुआ था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द पाकिस्तान के जो जड़ेवाला के अंदर, जो फैसलाबाद के अंदर जड़ेवाला है ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर बेसिकली क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हुआ था पिछले महीने, अभी सॉरी अगस्त के अंदर ही हुआ था। तो लास्ट वीक ही यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। तो बेसिकली ब्लास्फेमी केस के बारे में बात की गई है कि पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी केस है कि किसी भी पर्सन के द्वारा क्लेम किया जाए कि इनके द्वारा हमारे जो गॉड हैं उनके अगेंस्ट में कुछ बोला गया, उनके अगेंस्ट में कुछ कहा गया, लिखा गया। तो ऐसा अगर बोल दिया जाए तो वहाँ पे ब्लास्फेमी के जो केसेज हैं वो स्टार्ट होते हैं। इसी ब्लास्फेमी के रिगार्डिंग में एक काफ़ी फेमस केस है आसिया बीबी।
आसिया बीबी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली पर्सन थी, जो वहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर काम करती थी, बट किसी के द्वारा क्लेम किया गया कि इनके द्वारा अगेंस्ट द आवर गॉड के अगेंस्ट में कुछ बोला गया है, तो उसकी वजह से उनके ऊपर का जो केस है वो चला दिया गया। अब हम आसिया बीबी के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, आसिया बीबी का जो केस है उसके अंदर यहाँ पे एक पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे सलमान तसीर, पंजाब के एक गवर्नर हुआ करते थे सलमान तसीर, उनके द्वारा बेसिकली क्लेम किया गया था कि आसिया बीबी को जो अंदर रखा गया है उनको निकाल दिया जाए। तो उनके जो गार्ड हैं, गार्ड के द्वारा गवर्नर को गोली मार दी गई थी, इनकी डेथ हो गई थी, इनका असैसिनेशन कर दिया गया था। तो आप देखिए कि वहाँ पे इस तरीके से जो कम्युनिटी है काफ़ी ज़्यादा कट्टर है, काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से वहाँ पे रिलीजियस लॉज के ऊपर में उनको इस तरीके से जो प्रोटेक्शन है ब्लास्फेमी लॉज के थ्रू दिया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कैसे यहाँ पे ब्लास्फेमी लॉज है उनको यहाँ पे यूज किया जाता है पाकिस्तान के अंदर में। तो आसिया बीबी केस के बारे में आप जरूर से रीड करना। आसिया बीबी प्रेजेंट समय में शायद कनेडा के अंदर है, कनेडा के द्वारा इनको सिटीजनशिप दी गई थी उस समय में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द ब्लास्फेमी लॉज जो पाकिस्तान के अंदर हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के थ्रू आप अक्रॉस बॉर्डर है काफ़ी ईजिली आप यहाँ पे जो ट्रांसफ़र है वो कर सकते हो, उन्हीं को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। G20 के जो यहाँ पे एक मीटिंग है फाइनेंस सेक्टर के रिगार्डिंग में, उसके अंदर इनके द्वारा कहा गया कि जो हमारे आरबीआई के द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को जो लॉन्च किया गया वो पेमेंट सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, क्रॉस बॉर्डर सेफ भी है, सिक्योर भी है और एफिशिएंट भी है, उसके बारे में बात की गई। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा यूपीआई को यहाँ पे लिंक किया गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के द्वारा। तो ये दो न्यूज़ हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रिगार्डिंग में। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को रिसेंट ईयर्स के अंदर ही लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एसबीआई के द्वारा भी इसको लिंक किया गया, क्या है इसके बारे में आप जाके रीड करना, ये आपके लिए होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा डिस्कशन था न्यूज़पेपर का, जिसने हमने डिस्कस किया जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड डाटाज हैं उनको डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।